हाँ भाई, राधे राधे सभी साथियों को। मैं मोहित चौधरी। और तो 2024 वाली वैकेंसी हुई थी, इसमें हम सेलेक्ट हुए थे, साथ में रैंक आई थी। तो आज हम जो कल एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का फिजिक्स का, उसके बारे में डिटेल से क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि पेपर कैसा था कैसा नहीं था। बहुत सारे साथियों से बातें हुई, कुछ से जाके डायरेक्ट बातें हुई सेंटर पर जाके, कुछ साथियों से सोशल मीडिया के थ्रू बातें हुई। तो कुछ ने तो पेपर को सही बताया कि भाई पेपर सही था, और कुछ ने बहुत ज़्यादा ही टफ बताया कि सबका अपना एक नज़रिया हो सकता है। और आज हम उस पर बात करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे पेपर का, कि पेपर कैसा लगा। और इस पेपर की तुलना 2022 और 2024 का जो पेपर था उससे भी क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। ठीक है ना। जो हमारा पेपर था 150 क्वेश्चन थे। इस 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आपके किसके थे, आईसीटी वाला पोर्शन था। 140 क्वेश्चन तुम्हारे क्या थे, फिजिक्स के थे। इनकी हम बात करेंगे तो हमारा टारगेट इस 140 पर रहेगा। इस 140 में से क्वेश्चन कैसे आए, किस लेवल के आए। और जैसा पेपर मैंने किया तो बीएससी प्लस एमएससी जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा ही रहा भाई। बीएससी एमएससी का जो पोर्शन था वो ज़्यादा रहा था। 11-12 का पोर्शन, 12th का पोर्शन तो बीएससी एमएससी में आता है, क्योंकि 12th का जो पूरा सिलेबस है वो कहीं ना कहीं बीएससी में है और कहीं ना कहीं एमएससी में है। तो 12th को हम अलग नहीं कर सकते इससे। 12th का पोर्शन इसी में आता है, पूरा का पूरा 12th आता है। ईडी पढ़ते हैं तो ईडी यहाँ पढ़ते हैं, ईडी यहाँ भी पढ़ते हैं, तो वो 12th का इसी में शामिल हो जाता है। फिर भी आप डिवाइड कर सकते हो भाई, यहाँ से यहाँ तक 12th में आएगा। अच्छा, मैं एक बात और बोल दूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो, बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत हो। सहमत होना ना होना आपका सबका एक अपने व्यक्तिगत विषय होता है, सबका अपना एक सोचना होता है, नज़रिया होता है कि भाई ऐसा नहीं है या ऐसा है। तो अगर मैं टोटल 140 क्वेश्चन का डिवीजन करूं, जैसा मैंने किया, पेपर को सॉल्व किया पूरा, और पेपर को सॉल्व करने पर जो मुझे क्वेश्चन लगे कि मैं अगर रियल टाइम में मैं एग्जाम के अंदर बैठा होता, मैंने उसी हिसाब से लगाया है आंकलन कि रियल टाइम में अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं कौन कौन से क्वेश्चन कर पाता, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने पड़ते, भले ही मेरे से आते थे वो। जो क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ रहा है तो उसको मैं या तो मॉडरेट रखूंगा या टफ रखूंगा। जो बहुत ईजिली हो रहा है क्वेश्चन, हम उनकी बात करेंगे। तो 140 क्वेश्चन को हम 3 भागों में बांटेंगे कि इजी क्वेश्चन कितने थे, मॉडरेट लेवल कितने थे, और हार्ड क्वेश्चन कितने थे। हम 3 भागों में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कि इजी कितने थे, मॉडरेट कितने थे। जब मैंने पेपर पूरा सॉल्व किया तो पूरा पेपर सॉल्व करने पर मैं प्रत्येक क्वेश्चन की बात भी करूंगा थोड़ा बहुत कि भाई ये क्वेश्चन मुझे सरल क्यों लगा, ये क्वेश्चन नहीं बनाया, टाइम कंज्यूमिंग था तो मैंने उसको मॉडरेट की श्रेणी में रख दिया। ठीक है ना। तो मुझे लगा कि 105 से 110 क्वेश्चन ऐसे थे जो बन जाते, यानी कि सॉल्व करने लायक थे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। 140 में से 105 से 110 क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्व हो रहे थे, यानी कि जो डायरेक्ट या तो कॉन्सेप्ट में थी डायरेक्ट थी, या डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस थे। थोड़ा बहुत एक दो हो सकता है कि भाई 2 सब्जेक्ट को आपस में मिला दिया हो किसी क्वेश्चन में, तो एक फॉर्मूला वहां से और एक फॉर्मूला वहां से पिक किया हो। ठीक है ना। मॉडरेट जब ये बात करूंगा तो मेरा 14 से 15 क्वेश्चन तुम्हारे क्या थे, मॉडरेट थे। अगर टफ की बात करेंगे तो 17 से तुम्हारे 19 क्वेश्चन मुझे क्या लगे, इसमें पेपर में टफ क्वेश्चन लगे थे। 17 से 19 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको छोड़ना ही था, सीधा देखते ही छोड़ना था। अच्छा, अगर हम इन इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चनों की बात करेंगे तो ये क्वेश्चनों की संख्या लगभग हो जाती है तुम्हारी 31 से लेके 33 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे। ये जो मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन थे वो 31 से कहाँ थे, 33 के क्वेश्चन है, और इजी तुम्हारे इतने क्वेश्चन थे। अच्छा, इजी क्वेश्चन थे तो अब मैं इनका आंकलन लगाऊं कि भाई ये पहला राउंड तुम्हारा जब पेपर करेंगे आप पहले राउंड में, तो मुझे लगता है कि जब पहले राउंड में आप 150 में क्वेश्चन तक विजिट कर चुके होंगे। मैं इसमें 10 क्वेश्चन ये नहीं लगा रहा, ये 10 क्वेश्चन में से अब किसी के 5 हुए, किसी के 6 हुए, वो एक अलग मैटर है। मैं इन 105 से 110 क्वेश्चन की मान सकता हूं, तो आपका 90 से 95 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके फर्स्ट राउंड में हो जाने चाहिए थे, यानी बहुत ज्यादा इनमें टाइम नहीं लग रहा था। 90 से 95 इसमें भी 10 एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें टाइम लग रहा था, पर उनको टाइम देना जरूरी था क्योंकि वो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे थे। अगर ऐसे ही टाइम लगेगा छोड़ देंगे, देखो यहाँ पर 31-33 क्वेश्चन छोड़ दें
तो यहाँ से हमारा 120 क्वेश्चन बचेंगे अगर आईसीटी लगा लें तो। 120 क्वेश्चन को हमको 3 घंटे में क्या करना था, सॉल्व करना था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान थे, जिनमें टाइम लग रहा था, फिर भी वो हमें क्या करने थे, सॉल्व करने थे। तो 95 से 90 क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले राउंड में हो जाते। इसमें मैं 5 से 6 क्वेश्चन आईसीटी के लगा लेता हूँ। तो यानी कि आपका 100 क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा था कि बस जो हमारे साथी हैं वो अटेम्प्ट कर सकते थे, ये अटेम्प्ट हो सकता था, ठीक है ना। जब अटेम्प्ट हो सकता था 100 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट, सबकी भाई अपनी अलग कैपेसिटी होती है। हम बात करेंगे जो वैकेंट थी वो 96 ही थी अब की बार, इतनी ही क्या थी तुम्हारी सीट थी अब की बार। इनमें से हम जनरल की बात करेंगे या ओबीसी बात कर लेंगे। अब की बार जनरल ओबीसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा जनरल ओबीसी में बहुत ज़्यादा अंतर क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स क्या है तुम्हारी कम है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ओबीसी के ही होते हैं, तो वो सब जनरल की ओर क्या करते हैं, जाते हैं। तो ये कुल मिला के कुछ 35 या 40 के आसपास तुम्हारी क्या थी, सीट थी ये, ठीक है ना। कुछ 25 के आसपास तुम्हारी जनरल होंगी, उनमें कुछ हम हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो और कुछ बढ़ जाएंगी ये सीटें, कुछ है ना 30-32 के आसपास हो जाएंगे। तो अगर हम केवल जनरल लगाएं, हॉरिजॉन्टल को नहीं लगाएं कि एक्स सर्विसमैन कितना है उसमें से, विडो कितना है, तो इस प्रकार से लगभग 40 तुम्हारी क्या थी, सीटें थी। तो मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन के आसपास इजिली क्या हो रहा था, अटेम्प्ट हो रहा था। हाँ पेपर का प्रेशर होता है, वहाँ नहीं होता है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कौन सा क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नहीं करना है। फिर भी मुझे लगता है पर्सनली कि 35 से 40 जो कैंडिडेट है राजस्थान में से, क्योंकि जीएस का जो पेपर था उसमें 30 क्वेश्चन अब की बार बन रहे हैं, ये हम मान सकते हैं 30 क्वेश्चन हमारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ अगर टाइम बचा होगा तो कुछ ने इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन निकाला होगा, इसमें से भी निकाल दिया होगा, या फिर इसी को दूसरे राउंड में किया होगा तो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन मान सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट लगाऊं, एवरेज का मतलब मेरा ये नहीं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने पेपर दिया, कुछ 6000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया, मैं इन सीट के हिसाब से बात करूंगा, कितनों ने पेपर दिया ये मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा तुम्हारी सीट्स कितनी है। तो मुझे लगता है कि जो एवरेज तुम्हारा है वो तुम्हारा 95 से 100 के आसपास बैठेगा। अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, सही गलत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे इसमें से, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया 95 से 100 के आसपास तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा ये सर ये 105 से 110, तो ऐसा लग रहा हो कि नहीं इतने क्वेश्चन सरल थे ही नहीं, पेपर तो बहुत टफ सा लग रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कौन कौन से तुम्हारे क्वेश्चन क्या थे, सरल लग रहे थे मुझे, और कौन कौन से तुम्हारे क्वेश्चन क्या थे, टफ लग रहे थे, ठीक है ना। अच्छा हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक जो क्वेश्चन था हमारा, हम थोड़ा कट ऑफ पे भी बात करेंगे, कट ऑफ कैसा रहे कैसा नहीं रहेगा। हाँ भाई एक क्वेश्चन था कि एक लंबे सीधे तार में एक्स अक्ष के अंदर धारा प्रवाहित हो रही थी, ठीक है ना। एक वायर दिया था आपको, उसमें आई धारा बह रही थी, तो पूछ रहा था पी क्यू आर एस 4 बिंदु दिए थे, तो पूछ रहा था कहां पर बी का मान तुम्हारा क्या होगा, समान होगा, किस किस पॉइंट पर होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ऑप्शन देखते ही क्या हो रहा था, एक क्लिक हो रहा था। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, उसकी बात करेंगे कि एक वाटहीन धारा वाला क्वेश्चन था। वाटहीन धारा किस परपथ के लिए होती है, तो ये एलसी सर्किट के लिए होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था जिसमें एलसी सर्किट था। एक तुम्हारा था कि एक एलसीआर सर्किट दिया था, और एलसीआर सर्किट के लिए आपके इस प्रकार से एक डायग्राम दिया था, जिसमें ये हमारा किस नाम दिया था, ये दिया था अनुनादी यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी थी 25 10 की पावर कितना दिया था, 3 दिया था। और इस क्वेश्चन में आपको एल का मान दिया था और आपसे सी का मान पूछ रहा था। तो हम जानते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर वन अपॉन कितना होता है, एलसी होता है। तो यहाँ से हम ओमेगा आर स्क्वायर बराबर कुछ 1 अपॉन एलसी करेंगे, तो यहाँ से तुम्हारा सी बराबर कितना आएगा, 1 अपॉन एल इंटू कितना आएगा, ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ रहा था आपका, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा था वो 100 माइक्रोफेरेड के आसपास आ रहा था। इसके बाद था एक चालक चक्ति की त्रिज्या ए है, मोटाई बी है, चालकता कितनी है, सिग्मा है। तो वो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा था, एक चक्ति दी थी आपको, इसकी त्रिज्या आर थी, चालकता कितनी थी, सिग्मा थी। वो रहता है इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो उसकी परिवर्तन की दर क्या है, डीवी अपॉन डीटी थी। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर जो पावर होगी वो पावर रेडिएटेड कितनी होगी, इसकी बात कर रहा था।
यानी रेडिएटेड पावर कितनी होगी। तो आप जब एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर के समानुपाती निकल के आता है कुछ शक्ति का। जब हम किसी शक्ति पढ़ते हैं, शक्ति ओमेगा रोटेशनल वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेशन करती है, तो उसके लिए जो आपकी पावर रेडिएशन आती है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आती है। तो वहां से इसका आंसर आ रहा था हमारा dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इसका क्या आ रहा था, होल स्क्वायर निकल के आ रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये इजी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन था हमारा कि एक कण है, ए कण है, यहाँ एक कण बी था, ये कण v वेग से गति कर रहा था, ये क्या था, इसका ये स्थिर था। तो पूछ रहा है कि इसकी लैम्डा ए मतलब लैम्डा ये इसकी क्या थी, डी ब्रोगली वेवलेंथ थी। जब ये टकराने के बाद ये जाएगा, टक्कर के बाद यानी आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन लैम्डा के मान में कितना परिवर्तन आएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, भले ही ऑप्शन बड़े बड़े लग रहे हो, पर ये क्वेश्चन आसान था क्योंकि लैम्डा बराबर कितना होता है, एच अपॉन कितना होता है, एम भी आता है। तो ये तो तुम्हारा क्या आता, कोलिजन से पहले था, हमें कहा निकाला कोलिजन के बाद, तो लैम्डा डैश बराबर एच अपॉन कितना था, एम बी डैश। तो आपको कोलिजन के बाद क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालना था। तो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, v1 बराबर कुछ m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 बटे m1 प्लस m2 u2 निकालना था। इससे हम अगर क्या निकाल लेंगे, हम ये v निकाल लेंगे, तो ये मान करेंगे और दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्वेश्चन हो रहा था और इसमें टाइम भी नहीं लग रहा था। इसके बाद क्या पूछ रहा था वो, एक जेनर डायोड दिया था। तो जेनर डायोड के लिए आपसे रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी थी, ताकि क्या करे, जेनर डायोड क्या नहीं करे, बर्न नहीं करे, यानी वो सुचारू रूप से क्या करे, काम करता रहे। कुछ ऐसा एक क्वेश्चन था इसमें। यहाँ पर एक क्या थी, वेरिएबल बैटरी दी थी जिसका मान 3 से 7 वोल्ट था। यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ क्या दिया था आपका, जेनर डायोड दिया था, और यहाँ इस प्रकार से बात हो रही थी, ये लोड था तुम्हारा। तो पूछ रहा था इस RS का मान कितना था। तो इसका मान एक कितना दिया था, वाट दिया था। VZ का मान कितना दिया था, 5 दिया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो रहा था और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद बात करेंगे, एक था नाभिक वाला क्वेश्चन था कि किसी न्यूक्लियस के लिए उन्होंने एक्टिविटी की वैल्यू दी थी कि एक्टिविटी कितनी है, यानी R1 और R2 की वैल्यू दी थी क्वेश्चन के अंदर। एक में कितनी दी थी, हमारा R1 दिया था, एक में कितना दिया था, R2 दिया था, N1 लैम्डा 1 और N2 लैम्डा 2 यहाँ से, और N1 N2 में क्या दिया था, रिलेशन दिया था। आपको R1 और R2 का रेशियो भी दिया था। वो पूछ रहा था T हाफ और T हाफ, यानी T1 और T2, यानी दोनों ही के लिए जो आपके अर्ध आयुकाल थे, हाफ टाइम पीरियड थे, उनके लिए तुम्हारा क्या पूछ रहा था, रेशियो पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा मान संभव है। तो ये 4 गुना आ रहा था, 20 ईयर, 20 ईयर एंड 5 ईयर का ये तुम्हारा क्या था, आंसर आ रहा था। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या था, एक लॉजिक गेट का था। किसका था, लॉजिक गेट का था। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो सरल थे बिल्कुल, और जो सबसे अटेम्प्ट हुए होंगे। ऐसे क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा जो अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा। लॉजिक गेट वाला था जिसमें आपको आउटपुट का मान 1 प्राप्त करना था। तो पूछ रहा था इनपुट A और B का मान कितना था। तो वो क्वेश्चन था, वो सरल था। उस क्वेश्चन का मान कितना आया था, 1 और कितना था, 0 था। तब तुम्हारा आउटपुट कितना आ रहा था, तुम्हारा 1 आ रहा था। ठीक है भाई। ऐसे ही एक में आपको रेडियो वेव दी थी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड दिया था। इनका क्या करा रहा था, मैचिंग करा रहा था कि ये कौन से ट्रांजिशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इनके प्रोडक्शन का मेथड क्या है, वो कौन सी डिवाइस है या कौन सी क्या है तुम्हारा उपकरण है जिनसे क्या करेगा, इनको हम बना सकते हैं। इसके बाद तुम्हारा क्या था, एक तुम्हारा रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट था कि आपको क्या दिया था, प्रॉपर टाइम दिया था। और लेबोरेटरी फ्रेम में क्या पूछ रहा था, मूविंग पार्टिकल के लिए क्या पूछ रहा था, टाइम पूछ रहा था। तो टाउ बराबर कितना होता है, गामा टाउ नॉट होता है। तो यहाँ से टाउ बराबर कितना था, 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना था, टाउ नॉट आ रहा था। ठीक है ना। v का मान दिया था शायद 3/5c के आसपास वैल्यू दिया था, और इसका मान भी दिया था 2 माइक्रो सेकेंड दिया था। जब इसको हम सॉल्व किया था तो 2.5 माइक्रो सेकेंड के आसपास तुम्हारा क्या आ रहा था, आंसर आया था। ये टाइम डायलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइम डायलेशन कहलाता है, यानी काल विस्फारण। ये क्वेश्चन बहुत सरल था। इसके बाद तुम्हारा था कि एक रॉकेट है, रॉकेट वाला क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और 2022 में भी आया था, यानी हर बार रॉकेट से क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया था। उसमें कुछ बोल रहा था कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसका मान किसके बराबर है, उसके मास के इक्वल है। वहां से u dm/dt तुम्हारा क्या होता है,
फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपका मान किसका पूछा, dm/dt का वैल्यू पूछा था। क्वेश्चन में आपको ur दिया था, मास दिया था और g का मान 9.8 लेना था। तो यहाँ से तुम्हारा किसका मान आता, रेट ऑफ बर्निंग मास, ये वैल्यू निकल के आ जाती। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी क्या नहीं था, इतना कठिन नहीं था। इसके बाद था कि एक वस्तु है, ठीक है, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तुम्हारी, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराई जाती है h ऊंचाई से, h हाइट से गिराई जाती है और रोटेटिंग अर्थ फ्रेम में, कहाँ पे था, रोटेटिंग अर्थ फ्रेम में गिराई जाती है। तो ये क्या पढ़ते हैं हम, एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि ऊपर से नीचे गिराएंगे तो यहाँ पर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये d कितना होता है, ठीक है ना। तो d कितना आता है, d प्रोपोर्शनल टू h की पावर 3/2 आता है और d क्या आता है तुम्हारा, cos लैम्डा आता है, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जिसको फॉर्मूला याद होगा उसने कर दिया होगा, जिसने फॉर्मूला नहीं याद होगा उसे ये क्वेश्चन कठिन लगा था, जबकि ये क्वेश्चन वास्तव में कठिन नहीं था, क्वेश्चन आसान था, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या था कि जो एक XYZ 3 एक्सिस दी थी, यहां पर आपको x दिया था, यहां y दिया था, यहां z दिया था और यहां पर एक क्या दिया था आपको, रेक्टेंगुलर दिया था। यहां पर इसका मान कितना था, a था, इसका मान कितना था, 2a था और पूछ रहा था I/y की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है I/y कितना होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा x² प्लस z² और साथ में कितना होता है dm, क्योंकि z इक्वल टू कितना है, 0 है, क्योंकि xy प्लेन है। तो यहां से तुम्हारा कितना आता, x² इंटू कितना आता, dm आता, हमें dm निकालना ही पड़ता। इसका द्रव्यमान दिया कुछ m द्रव्यमान दिया था, ठीक है ना। तो यहां से ये मान निकल के आता। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ये आसान नहीं, मतलब क्वेश्चन आसान था परंतु इसमें क्या हो रही थी, गणना अधिक थी, समय अधिक लग रहा था, तो इसको सेकंड राउंड के लिए हम रख सकते थे। अब जिसको डायरेक्ट आंसर याद होगा उसकी बात अलग है, पर ये थोड़ा सा क्या था, कैलकुलेटेड था, क्योंकि हमें यहाँ पर डीएम निकालना पड़ता और डीएम कितना आता तुम्हारा, सिग्मा इंटू कितना आता, डीएस। तो सिग्मा इंटू डीएस निकालना ही पड़ता। डीएस के लिए हम क्या करते, एक पट्टिका मानते, यहाँ पर इस प्रकार से पट्टिका मानते, यहाँ पर मानते जिसकी मोटाई कितनी होती, एक्स दूरी पर मानते, डीएक्स मोटाई होती, कुछ ऐसा मानते तो एरिया आता कुछ भी, फिर लिमिट लगाते एक्स की, कहाँ से 0 से कहाँ तक, ए तक लिमिट लगाते, तो वहां से ये सॉल्व हो जाता और तुम्हारा आंसर आता। पर ये टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैंने 105 से 110 क्वेश्चन होता है उनमें कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये था जो टाइम ले रहा था। इसके बाद क्या था कि एक ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं कोलिजन का है, जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने पर ही आंसर आ रहा था, ठीक है ना। एक ये बोला था कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, वो पार्टिकल 3 हिस्सों में टूट जाता है, m/3, m/3 और m/3। इसकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली, v0 थी। बोल रहा है एक जो पार्टिकल है वो उसी दिशा में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। इनकी वेलोसिटी के बारे में बोल नहीं रहा, लेकिन ये कह रहा है कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से राइट एंगल पर क्या करते हैं, मोशन करते हैं, ठीक है ना। तो पूछ रहा था कि यहाँ जो इसकी वेलोसिटी v होगी, इस v का मान कितना होगा v0 के टर्म में। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पर केवल क्या करना था आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था। क्या लगाना था, मोमेंटम कंजर्वेशन। कहां पर, दो डायरेक्शन में, पहला कौन सा, x डायरेक्शन में और दूसरा किसमें, y डायरेक्शन लगाते, तो आपको वहां से क्या आती, वैल्यू निकल के आती और v का मान कुछ आता, ये मान निकल के आता 5/2√2, ठीक है ना। 5 कितना आता, 2√2 कितना आता, v0 निकल के आता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कठिन नहीं था, सरल था और टाइम भी इतना नहीं ले रहा था, क्योंकि बहुत आसान थी, वैल्यू तुरंत क्या हो रही थी, यहां से कैंसिल आउट हो रही थी, ठीक है ना। एक था आपका एक न्यून अवमंदित आवर्ती दोलक में 4% प्रति मिनट की दर से। अब इसको आप चाहो कैसे भी बोल सकते हो भाई, कोई क्वेश्चन आपको क्या दिया था, जो एनर्जी है उस एनर्जी का लॉस दिया था 4% प्रति मिनट के हिसाब से दिया था। वो पूछ रहा था जो इसका एम्पलीट्यूड होगा उसमें क्या होगा, कमी कितना परसेंट का होगा। तो एक बात जानते हो, ई समानुपाती क्या होता है आपका, a² होता है, यानी जो वाइब्रेशन होते हैं वो a² के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वहां से हम इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा था, 2% निकल के आ रहा था, यानी डेल्टा E/E बराबर कितना था, 2 डेल्टा A/A आ रहा था। ये हमसे पूछा था, ये हमें कितना दिया था, 4%, ये इससे कटेगा कितना आया तुम्हारा, 2%, डेल्टा A/ कितना आया तुम्हारा, ये आया। तो ये क्वेश्चन ये आ रहा था, बहुत सरल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था इसमें। इसके बाद कह रहा था कि दो समान सरल लोलक, हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है लोगों को लगाओ कि भाई ये कपल्ड ऑसिलेटर का था तो कठिन था, पर ऐसा नहीं था कि ये एक दोलक है
और ये भी एक है इस प्रकार से, और इन दोनों को क्या कर दिया, एक स्प्रिंग से जोड़ दिया था, इनकी लंबाई और द्रव्यमान सब कुछ क्या था, इक्वल दिया था। तो पूछ रहा था कि इनकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है एम ओमेगा 1 और ओमेगा टी, इसका मान होता है जी अपॉन एल, इसका आता है जी अपॉन एल प्लस 3 अपॉन एम। तो पूछ रहा था कि ए का मान कितना है, जिसको फॉर्मूला याद होगा ना डायरेक्ट उसने कर दिया होगा, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि आप जहां से ही पढ़े हो ना वहां ये सर ने बिल्कुल कराया होगा कि आपको नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान निकलवाया होगा, और बोला भी होगा आपको याद रखना है। वहां से अगर कोई याद होगा तो के का मान आराम से निकल रहा था, यानी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट के था उसका मान पूछा था, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद क्या था, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, ये था एक, है ना, कि एक ये तुम्हारा क्या है, एक वर्गाकार क्या था तुम्हारा दंड था, और एक तुम्हारा था अनुप्रस्थ ये था, ये तो तुम्हारा क्या था सर्कुलर था, और ये तुम्हारा क्या था स्क्वायर, ये दोनों बीम थे। वो कह रहा है कि इनके एक स्वतंत्र सिरे पर जो फ्री एंड था उन पर समान द्रव्यमान क्या गया था, लटकाया था। तो इसमें अब नाम डेल्टा 1 आता है, इसमें क्या आता है डेल्टा 2 आता है। तो पूछ रहा था डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का अनुपात कितना होगा। हो सकता है बहुतों को ये क्वेश्चन ऐसा लगा हो कि ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, पर ये क्वेश्चन आराम था, आप पढ़ते हो तो ओमेगा डब्ल्यू बराबर ओमेगा एल की अपॉन 4 बाई बी डी की, कुछ ऐसा पढ़ते हैं आप, वहां से ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ओमेगा एल की अपॉन 4 वाई आई, आई क्या है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है तुम्हारा मोमेंट ऑफ क्या है तुम्हारा इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था आपने इसके लिए स्क्वायर के लिए, और किसके लिए स्क्वायर के लिए, एक के लिए पाई स्क्वायर अपॉन कितना होता है 12 होता है, एक के लिए कितना होता है पाई स्क्वायर अपॉन 4 होता है, ठीक है ना। तो इनका अनुपात निकालना था, तो यहां से मैं निकालूंगा, तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 निकालना था, वो आएगा I2 अपॉन कितना आया था I1 आएगा। जब इनकी वैल्यू रखेंगे हम सर्कुलर के लिए और किसके लिए बीम के लिए, तो ये क्वेश्चन यहां से बन रहा था। भले लग रहा हो कि क्वेश्चन लेंथी है, जिसको वैल्यू याद होंगी उसका मान आ जाएगा। तो यहां से जो आंसर आया था वो कुछ आया था पाई अपॉन कितना आया था 3 निकल के आता है इसका आंसर, ठीक है ना। इसके बाद क्या था तुम्हारा, इसके बाद था कि कोई ईयर प्लग डिक्रीज द साउंड लेवल ऑफ द साउंड। एक ईयर प्लग है, क्या है ईयर प्लग है, तो उस ईयर प्लग की बात कर रहा है कि उसके लिए आपको P का मान दिया था, एम्पलीट्यूड का मान दिया था, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है 10 log 10, यहाँ पे कितना होता है आई फाइनल अपॉन कितना होता है आई इनिशियल, ये फॉर्मूला लगा था। इसका मान दिया था क्वेश्चन में कितना 20 डेसिबल, कितना दिया था 20 डेसिबल। तो यहाँ से कुछ मान निकल के आएगा 20 डेसिबल, ये मान डेसिबल में होता है भाई, है ना, ये कट जाएगा डेसिबल जैसे, कितना आएगा 2 बराबर log 10 कितना आएगा आई एफ अपॉन आई। जब इसको सॉल्व किया था तो आपको क्वेश्चन में बोला था एंटी लॉग की वैल्यू दी थी आपको 0.001, कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो वही तुम्हारा क्या आता है यहां से आंसर निकल के आता, ठीक है ना। इसके बाद है ये जो क्वेश्चन में बता रहा हूं कि एक रूम है उसका आयतन दिया था आपको 5500 मीटर क्यूब दिया था, और उसमें आपको यह एक एरिया दिया था जो अवशोषक एरिया है जिसको हम एब्जॉर्प्शन एरिया बोलते हैं, उसका मान 750 मीटर स्क्वायर दिया था। वहां पर पूछा था एवरेज एल्फा की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है ना। तो आप पढ़ते हो, अच्छा टी का मान भी दिया था इसमें आपको, तो टी बराबर होता है आपका 0.165 v अपॉन एल्फा इंटू कितना होता है एस। तो आपसे एल्फा की वैल्यू पूछ रहा था, आपको एस का मान दिया, आपको वी का मान दिया, और आपको किसका मान दिया था टी का मान दिया था क्वेश्चन के अंदर। और ये तीनों मान दिया किसके पूछ रहा है, एल्फा का मान पूछ रहा था। टी का मान कितना था 2.3 सेकेंड, कितना था 2.3 सेकेंड। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है एल्फा का 0.50 के आसपास निकल के आता है, कितना आता है 0.50 के आसपास निकल के आता है। एग्जैक्ट तो 0.52 आ रहा था, और ये 0. ऑप्शन ऐसा ही मिल रहा था ये। इसके बाद आपको विभव दिया था एक, ठीक है ना, क्या दिया था आपको विभव दिया था, आपको क्या दिया था फाई का मान दिया था। फाई का मान कितना दिया था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद था तुम्हारा e की पावर माइनस r अपॉन लैम्डा अपॉन कितना था r था। ये तुम्हारा क्या था
क्वेश्चन था वो पूछ रहा है r इज नॉट इक्वल टू 0, तो आवेश घनत्व पूछ रहा था। वो कह रहा है r इज नॉट इक्वल टू क्या है 0 और आपसे रो पूछ रहा है, तो आपने लाप्लास इक्वेशन पढ़ा होता है, पॉइजन इक्वेशन पढ़ा होता है, तो पॉइजन इक्वेशन डेल स्क्वायर 5 कितना होता है, रो अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से रो बराबर पूछ रहा है माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर कितना आएगा 5 आएगा। ये हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपने स्फेरिकल के लिए क्या पढ़ा होगा, ये लाप्लास ऑपरेटर पढ़ा होगा आपने, डेल ऑपरेटर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लाप्लास ऑपरेटर हो गया, तो ये आपने पढ़ा होगा, वहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा था। बहुत बड़ी डेरिवेशन नहीं है क्योंकि केवल आर का ही तो फंक्शन है, तो आर वाले टर्म लिखना था यहाँ से, फाई और थीटा वाले टर्म तो अपने आप क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसके बाद क्या था, हाँ ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, कि गैसों के एक मिश्रण में प्रति अणु स्वतंत्रता की कोटियों की औसत संख्या। आपको क्या दिया, गैस क्या था, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया था, 6 दिया था। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, गामा निकालेंगे, 1 + 2 अपॉन क्या करके एफ करके, 1 + 2 अपॉन कितना आएगा 6, यहाँ से कितना आएगा 1/3, तो 1 प्लस कितना आएगा 1/3, तो यहाँ से गामा बराबर कितना आएगा तुम्हारा 3 एंड 4 अपॉन कितना आएगा तुम्हारा 3 आएगा। अब वो कह रहा है कि गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, आपको मान क्या दिया है, VRMS का मान दिया है, वो कितना दिया है ये, तो आपको पता है VRMS का मान कितना होता है 3RT अपॉन कितना होता है m होता है, ठीक है ना। तो यहां से आप C बराबर कितना करेंगे, C² बराबर 3RT अपॉन कितना कर लेंगे m, तो यहां से RT अपॉन m कितना आएगा तुम्हारा C² बट्टे कितना आएगा 3 आएगा। वो पूछ रहा है कि इस CRMS के पदों, इस C के पदों में हमें साउंड की वेलोसिटी, तो आप पता है आपने पढ़ा होगा साउंड की वेलोसिटी कितना होता है तुम्हारा V साउंड बराबर गामा RT अपॉन क्या पढ़ा है आपने m पढ़ा है। गामा की वैल्यू आपने निकाल ली, गामा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आ गई, 4/3 वैल्यू रखेंगे और यहाँ से किसका मान रखेंगे RT अपॉन a का मान, तो किसका मान आएगा तुम्हारा VS का मान निकल के आएगा, किसके पदों में आएगा C के पदों में आएगा, और वो मान आ रहा था 2C/3, कितना आ रहा था 2C अपॉन कितना आ रहा था 3 मान आ रहा था। ये मान रखेंगे तो ये मान निकल के आएगा। ये भी सरल क्वेश्चन था, बस दो कॉन्सेप्ट को आपस में मिलाया था, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले को मिलाया और साथ में किसका क्या बढ़ाया कि आपने जो एडियाबेटिक मीडियम के लिए क्या साउंड वेव की वेलोसिटी पड़ी थी, तो वो ये था तुम्हारा एडियाबेटिक मीडियम के लिए, ठीक है ना। न्यूटन ने किसके लिए निकाली थी, आइसोथर्मल के लिए, किसके लिए निकाली थी आइसोथर्मल के लिए, जिसका मान सही नहीं था। इसके बाद तुम्हारा मान था कि एक रेखिक समांगी माध्यम के लिए, एक कैसा माध्यम है लीनियर होमोजेनियस माध्यम के लिए आपसे पूछ रहा था मैक्सवेल इक्वेशन, तो वो होता है डेल क्रॉस B बराबर म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन कितना आता है डेल T। सीधा क्वेश्चन था, फॉर्मूला पूछ लिया था, हो गया था, ठीक है ना। ये 4th इक्वेशन थी आपकी, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारा क्या था, एक बहुआयामी क्षेत्र में विभव का मान दिया था, और विभव का मान क्या दिया था आपको, V बराबर था V0 प्लस ये मान दिया था AX प्लस BX², क्या दिया था AX प्लस कितना दिया था BX² मान दिया था। और क्या पूछ रहा है वो, यदि माध्यम का परावर्तनांक एप्सिलॉन नॉट है तो आवेश घनत्व पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था आवेश घनत्व। एक ही फॉर्मूले पर दो सवाल, पॉइजन इक्वेशन पर ये दूसरा सवाल है। डेल स्क्वायर V बराबर कितना होता है माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से रो बराबर कितना आएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा डेल स्क्वायर V माइनस एप्सिलॉन। क्या करना है आपको, दो बार डेरिवेटिव, ये तो 0 हो जाएगा, दो बार करने पर ये भी 0, यहाँ कितना आएगा तुम्हारा 2b, कितना आएगा 2b, तो माइनस 2b एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा क्या आ रहा था, मान निकल के आ रहा था, ठीक है। इसके बाद जो सवाल था एक पराविद्युत पदार्थ वाला था, वो मुझे कठिन लगा था कि ये सवाल वहां पर इतनी जल्दी क्लिक नहीं करता कि आपको EX का मान दिया था जिसमें 5 वोल्ट प्रति मीटर दिया था, और ध्रुवण का यानी पोलराइजेशन वेक्टर का मान दिया था 1/10 पाई करके कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मुझे लगा था ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ा है रेखिक समय एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर आपने पढ़ा है, ठीक है ना, तो काई ई का मान पढ़ा है, तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से लगाते तब जाके कुछ आंसर निकल के आता है इसमें से। ये क्वेश्चन मैं मॉडरेट या टफ की श्रेणी में रखा था, ठीक है। इसके बाद जो इजी क्वेश्चन था वो था आपका कि एक माध्यम मुक्त पथ दिया था। ये क्वेश्चन बहुत सरल था और दूसरी बार आया है सेम टू सेम, पिछली बार भी आया था 1.1 × 10⁻⁷ मीटर,
और इसके अलावा आपको क्या दिया था, V का मान दिया था, VRMS का मान दिया था, और वो कितना था 450 मीटर। कितना था 450 मीटर। कुछ नहीं करना था, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/T। टी क्या होता है टाइम पीरियड तुम्हारा, लंबाई भाई समय की तरह है ना। टाइम बराबर क्या होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 450 बटे 1.1 10⁻⁷। इसको गुणा भाग करते तुम्हारा आंसर आ रहा था, और वो आंसर था 4.1 10⁹ कितना आ रहा था 4.1 10⁻ कितना आ रहा था 9। ऐसा लग रहा हो बहुत जल्दी करा रहा हूं, क्योंकि इतना समय नहीं देंगे कि भाई होना चाहिए क्वेश्चन। ये सवाल अच्छा था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन सवाल अच्छा था, ठीक है ना। कौन सा सवाल अच्छा था, आपने पढ़ा था dp अपॉन dt बराबर, आप पढ़ते हो L अपॉन टी v1 माइनस v2 का मान बहुत छोटा बोला, ऐसा क्वेश्चन बोला था, ठीक है ना। तो यहां से क्या आया था dp अपॉन dt, क्लॉसियस क्रॉपर इक्वेशन सवाल बोला था ये, L अपॉन टी इंटू कितना था v था। वो कह रहा है कि जो प्रेशर है उस प्रेशर को P नॉट से कितना कर रहे हैं हम, P नॉट से P नॉट प्लस डेल्टा P कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि T का मान कितना हो जाएगा T नॉट से, ये हमें पूछ रहा। ये हमारा क्या था इसमें क्वेश्चन था कि T नॉट जब P1 तुम्हारा क्या होगा दाब होगा, तो उस समय इसका मान कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा था। ये क्वेश्चन आसान था। आसान क्यों था, देखो dp बराबर कितना लिखेंगे हम L अपॉन टी इंटू वी इंटू कितना आएगा dt। दोनों ओर क्या कर दो इंटीग्रेशन, कहां से कहां P नॉट से P नॉट प्लस डेल्टा P तक कर देते हैं। ये कितना आएगा तुम्हारा P नॉट प्लस डेल्टा P माइनस कितना आएगा P नॉट बराबर L अपॉन V बाहर आ गया, यहाँ कितना बचेगा ln t, यहाँ T नॉट से कहां पर T का, तो यहां से आएगा ये कट गया, तो डेल्टा P बराबर कितना आएगा L अपॉन V था इंटू ln कितना बचेगा T अपॉन कितना बचेगा T नॉट। तो ये आएगा तुम्हारा V इंटू डेल्टा P अपॉन कितना था L बराबर, ये आया था ln T अपॉन कितना आया था T नॉट। कितना आया था T। दोनों ओर क्या लेते हैं इसका एंटी लॉग लेते हैं, तो यहां से कितना आ रहा था तुम्हारा एंटी लॉग लेंगे, तो T अपॉन कितना था T नॉट बराबर कितना था e की पावर v इंटू डेल्टा P अपॉन कितना आया तुम्हारा L आएगा, तो यहां से T बराबर कितना आएगा T नॉट e की पावर v डेल्टा P अपॉन कितना आएगा L। अब ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो एक काम कर सकते हैं T नॉट बराबर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस v डेल्टा P अपॉन कितना आएगा L एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हायर टर्म को क्या करेंगे हम जीरो मान लेंगे, तो T नॉट प्लस कितना आएगा T नॉट इंटू v डेल्टा P अपॉन L, ऐसा एक ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है ना। और वो ऑप्शन था तुम्हारा T नॉट प्लस T नॉट V अपॉन L इंटू डेल्टा P। तो ये क्लैसियस क्रॉपर का क्लैसियस क्रॉपर का क्या था तुम्हारा सवाल था, कैलकुलेशन थी लेकिन सवाल आसान था। जो क्लिक कर गया उसका हो गया होगा, नहीं तो नहीं हुआ होगा फिर ये, ठीक है। इसके बाद क्या था तुम्हारा एक CRT वाला सवाल था, क्योंकि CRT वाला कैथोड रे ट्यूब वाला था शायद ये, तो ये सवाल नहीं, मतलब जिसको फॉर्मूला याद होगा हो गया होगा, मुझे इसका फॉर्मूला सच में याद नहीं है कि जो इसमें पूछ रहा है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, तो ये याद नहीं था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में पूछ रहा था, ठीक है ना। जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में क्या पूछ रहा था। पहला इसमें स्टेटमेंट था कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, यानी H कैसा रहता है तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही बात थी ये। दूसरा था इसमें कि आदर्श गैस के लिए आपने म्यू निकाला होगा, फॉर आइडियल गैस म्यू का मान कितना आता है हमेशा 0। म्यू का मान 0, इसका मतलब है ना ये कूलिंग कर रहा, ना ये क्या कर रहा हीटिंग कर रहा, इसका मतलब डेल्टा T बराबर कितना था 0 था, यानी ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये स्टेटमेंट भी क्या था सही था। और तीसरा था कि सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों में शीतलन प्रभाव होता है, हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होता है इससे शीतलन यानी कूलिंग नहीं होती है, दोनों ही गैसों में क्या नहीं होती है, ये एक्सेप्शन है इसका, ये पढ़ा था। इसके पीछे कुछ लॉजिक भी होता है कि इनका कुछ, तो ये उसमें पूछा था स्टेटमेंट 1 2 1 3 1 2 3 एंड 1 2 3, तो इसका ऑप्शन था स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या थे तुम्हारे करेक्ट थे। इसके बाद था तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको सीपी और सीबी का रिलेशन दिया था, सीपी माइनस सीबी का क्या दिया था रिलेशन दिया था, पूछ रहा था इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब इसको जिसको 3 ये फॉर्मूले याद होंगे उसका तो हो गया होगा,
देखो आपको ये फॉर्मूले तो याद होंगे, Cp बराबर सेम सी बराबर 4 आइडियल गैस के लिए होता है। एक फॉर्मूला ये भी पढ़ते हैं, Cp माइनस Cv बराबर माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये फॉर्मूला जिसको याद होगा उसने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया होगा। एक क्वेश्चन में क्या दिया था, इसमें डेल्टा एस वाला टर्म दिया था और इसमें ए जगह पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की जगह था। अगर ये किसी को याद होगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होगा तो एक ऑप्शन वहां से क्या होता है, एलिमिनेट हो रहा था, तो उसी से क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। इसका एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा था, क्या होता है, टी अल्फा स्क्वायर वी अपॉन वी, टी अल्फा स्क्वायर वी अपॉन कितना होता है, बीटा। ये तो याद होता है, ये भी याद होता है। जिसको ये याद होगा तो उसका एक ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। बच्चा कुछ ऑप्शन क्या था तुम्हारा, गलत था। ठीक है, अब एक था तुम्हारा फर्मियोन्स के ऊपर। फर्मियोन्स के ऊपर दो सवाल थे। ये जो आइडेंटिकल पार्टिकल से इनसे 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं आप, ठीक है ना। सोच के देखो आइडेंटिकल पार्टिकल कितना इंपॉर्टेंट रहा है। पूछ रहा है फर्मियोन के लिए, तो पहला कह रहा है फर्मियोन स्टेटमेंट था कि फर्मियोन होते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि जो फर्मियोन होते हैं उनके लिए जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि फर्मियोन के लिए वेव फंक्शन कैसा होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, जबकि बोसोन के लिए कैसा होता है, वो सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। इसके बाद एक सवाल और था, ये था तुम्हारा नेटवर्क एनालिसिस से। यहां पर क्या था तुम्हारा, एक करंट फ्लो हो रही है, ये तुम्हारा क्या हो गया, यहां पर 4 ओम और यहां पर तुम्हारा क्या हो गया है, माइनस, ये इस प्रकार से है, ठीक है ना। ये 3 ओम था, ये 4 ओम था, और पूछ रहा था इस 4 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप, यहां वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है। ये क्या है तुम्हारा, करंट सोर्स है। हमें पता है करंट सोर्स को हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये क्या है, आई का मान कितना 1 दिया है, तो यहां से मैं वी और आर कितना निकालूंगा, 3 × 1 यानी कितना आएगा, 3 वोल्ट। तो मैं इस पोर्शन को क्या कर सकता हूं, एक वोल्टेज सोर्स से क्या कर सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं। क्या करके, एक 3 वोल्ट की बैटरी और उसके सीरीज में क्या करूंगा, 3 ओम का क्या लगाऊंगा, रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया, ठीक है ना। यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 3 ओम, यहाँ 4 ओम। अब इसमें क्या लगा दो, आप लूप लगा दो, तो यहां से माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, या प्लस से माइनस। करंट मैंने ऐसे मान लिया, तो माइनस से प्लस करेंगे कितना आएगा, -3। यहाँ प्लस से क्या आएंगे, माइनस चलेंगे भाई, प्लस आएगा। प्लस यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा, -3 और 4 कितना हो गया, 7 आई। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसमें, सीरीज में है। ये क्या आएगा, माइनस कितना आएगा तुम्हारा, कितना मान दिया है इसका, 2 वोल्ट दिया है। कितना दिया है, 2 वोल्ट। तो यहाँ पे 2 बराबर कितना आएगा, 0। तो 7 आई बराबर कितना आएगा, 1। आई बराबर कितना आएगा, 1 अपॉन कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो वोल्टेज ड्रॉप। तो वी बराबर कितना आएगा तुम्हारा, आई आर, आई का मान 1/7, इसका मान कितना है, 4। इसको सोल्व करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा। सरल सवाल था, बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा था। ठीक है भाई, हाँ भाई। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि 2 आइडेंटिकल बोसॉन है, 2 एनर्जी लेवल दिए हैं आपको। इसका एनर्जी लेवल ये, इसका एनर्जी लेवल ये दिया था। वो कह रहा है कि ये डिजेनरेट है और इसकी डिजेनरेसी कितनी है, 2। और ये क्या है, नॉन डिजेनरेट, इसका मान कितना है, ये। वो बोल रहा है कि माइक्रो स्टेट्स की संख्या कितनी होगी, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर बोसॉन। ठीक है ना। एक बात, जिसको फॉर्मूला याद है उससे कर लिया होगा, Ni + Gi - 1/Ni/Gi। मैं कह रहा हूँ इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक बॉक्स हो गया, ये तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट का, और ये किसका हो गया तुम्हारा, एप्सिलॉन का। इसमें क्या है, 2 कमरे, तो जनरल इसमें एक ही है, तो दोनों बोसन यहाँ हो सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। दूसरा किसका हो सकता है, दोनों बोसन यहाँ हो सकते हैं, बिल्कुल सकता है। इसमें एक और क्या हो सकता है, एक बोसन यहाँ और एक बोसन यहाँ। तो वो पूछ रहा था कि E0 इस वाले एनर्जी लेवल के लिए बोसन को कितने प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो कितनी जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो माइक्रो स्टेट आई कितनी आ गई, 3 आ गई। किसके लिए, इसके लिए। तो ये तुम्हारा क्या था, आंसर था। सरल क्वेश्चन था ये। इसके बाद तुम्हारा था एक हाफ वेव रेक्टिफायर वाला सवाल था। क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, इसको छोड़ सकते थे हम। ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग था, इसको छोड़ सकते थे हम। एक फिर वापस से नेटवर्क एनालिसिस का आया, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर, इससे आया क्वेश्चन। इसमें क्या दिया था कि आपको 3 क्या दिए थे, आपको
रेजिस्टेंस दिए थे इस प्रकार से। यहाँ पे क्या दिया आपको 0.5, 0.5 और 0.5, ये 0.5, ये 0.5 और ये कितना था 0.5। वो पूछ रहा है वाई मैट्रिक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वाई मैट्रिक्स, यानी y1, y12, y21 और y22। कोई चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, y के लिए निकाल सकते हैं। अगर किसी को पता है कि z निकालना आसान है तो पहले आप z निकाल सकते हो और z से क्या कर सकते हो आप y निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, टाइम भी नहीं लग रहा था क्योंकि वैल्यू बहुत आसान दी थी इन्होंने। हाँ भाई, जो 37 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें वीन ब्रिज पूछा था, तो जिसको उसका पूरा कॉन्सेप्ट याद होगा उसको तो हो गया होगा। जिसको वीन ब्रिज के बारे में नहीं पता होगा कि जो आपका वीन ब्रिज ऑसिलेटर है, वीन ब्रिज ऑसिलेटर, बताओ कहां से क्वेश्चन पूछ लिया ये है? यानी जिसको इसका कॉन्सेप्ट रटा हो, फैक्ट याद हो, रटा हुआ हो, वो तो इसको कर देगा। ना उसने हार्टले पूछा, ना उसने कॉलपिट पूछा, ना इसने आरसी पूछा, कहाँ पूछा है? वीन ब्रिज ऑसिलेटर जाके पूछ लिया है, ठीक है ना। तो जिसको इसके बारे में तीनों स्टेटमेंट पता होगी उसने कर दिए होंगे, बाकी जिनसा नहीं पता होगा उनको नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ये सवाल सही था। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया था? स्टेबिलिटी पूछी थी। ये होता है डेल्टा आई सी अपॉन कितना होता है? डेल्टा आई सी ओ। ये फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं था, फॉर्मूला भी नहीं लगाना था, आपसे ये पूछा था इसमें सीधा सीधा। एस का मान कितना दिया है? 7 दिया है क्वेश्चन में। ये पूछ रहा है आपसे डेल्टा आई सी। डेल्टा आई सी का मान कहां से कहां हो रहा है क्वेश्चन बोल रहा है वो कह रहा है कि आईसीयू में जो चेंज है वो 3 माइक्रो एम्पियर से, कहां से? 3 माइक्रो एम्पियर से कहां हो रहा है? 10 माइक्रो एम्पियर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसमें? आईसीयू में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से डेल्टा आईसीओ का मान कितना आएगा? 7 माइक्रो एम्पियर। कितना आएगा? 7 माइक्रो एम्पियर। तो ये आ गया। यहाँ से डेल्टा आईसी बराबर कितना आएगा? 7 7 49 माइक्रो एम्पियर तुम्हारा क्या आएगा? वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया था, डायरेक्ट था, फॉर्मूला बेस्ड था। इसके बाद था आपका एक थिन क्या थी तुम्हारी प्लेट थी, उससे क्या पूछ रहा था आपका कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है कि एक समान पतली फिल्म पर लाइट वेव लैम्डा का मान दिया था आपको। कितना मान दिया है क्वेश्चन में? 4800 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद आपको क्या दिया है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? 4/3। तो पूछ रहा है कि तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश में दीप्त देखने के लिए फिल्म की न्यूनतम मोटाई कैसा है? पहली बात तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है वो। रिफ्लेक्शन में किसकी बात कर रहा है वो? ब्राइट की बात कर रहा है। अब जिसको फॉर्मूला याद होगा हो जाएगा, बहुत सिंपल था। 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n+1/2 कितना आएगा यहाँ पर? लैम्डा। अब वो कह रहा है कि कैसा हो रहा है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है उस केस में आर का मान कितना हो जाएगा? 0। तो कॉस आर का मान कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से 2 म्यू का मान कितना है? 4/3। किसका मान पूछ रहा है? टी का मान। n+1 पहले ही पूछ रहा है 1/2 लैम्डा। ये सॉल्व करेंगे तो टी का मान यहाँ से क्या आएगा? निकल के आएगा। तो वैल्यू भी आसान थी इसकी और मान भी इसका क्या है? आसान है। और मान निकल के आ रहा है 900 एंगस्ट्रॉम। कितना आ रहा है? 900 एंगस्ट्रॉम निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या था? एक यूनिफॉर्म थिन फिल्म की बात हो रही थी। इसके बाद था जेएफईटी। क्या था? जेएफईटी। जेएफईटी से न्यूमेरिकल नहीं पूछा, उन्होंने ग्राफ पूछ लिया एक तरह से। जिसको ग्राफ पता होगा उसका हो गया होगा। ग्राफ ऐसे बनता है जेएफईटी में, यहाँ तुम्हारा IDS, यहाँ तुम्हारा क्या होता है? VGS। क्या होता है? VGS। ये ग्राफ इस प्रकार से चलता है। वो कह रहा है कि VGS, पहला स्टेटमेंट है VGS बराबर 0 पर ID का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। देखो मैक्सिमम ही है, ये IDSS होता है, ये सही है। दूसरे में पूछा है कि जो जेएफईटी का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी ID और यहाँ पर क्या आता है? VDS होता है। इनमें क्या आता है? इस प्रकार से आता है। तो VGS बराबर 0 पर ये जो रीजन होता है पिंच ऑफ वोल्टेज से पहले, ये ओमिक रीजन को फॉलो करता है। इसको करता है? ओमिक रीजन को फॉलो करता है। तो आप देखो ये किसको फॉलो कर रहा है? ओमिक रीजन को फॉलो कर रहा है और एक्टिव रीजन से क्या कर रहा है? इसको डिफरेंशिएट कर रहा है। और तीसरा पूछा है, तीसरा स्टेटमेंट था इसमें कि जो द गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज है वह तुम्हारी क्या होती है? पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। जो गेट सोर्स कट ऑफ पिंच होती है वो पिंच वोल्टेज के बराबर होती है। तो ये कह रहा था ऑल स्टेटमेंट्स आर क्या है? करेक्ट है। इसके बाद आता है ग्रेटिंग का सवाल। किसका आता है? ग्रेटिंग का।
ग्रेटिंग का सवाल तुम्हारा क्या था? वो कह रहा है कि एक तार ग्रेटिंग पर विचार करें जिसके 1000 वायर में यानी 1 सेंटीमीटर पर 1000 वायर हैं। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? ग्रेटिंग निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा? 1000 बट्टे 1 सेंटीमीटर। तो यहां से आएगा 10 की पावर कितना आएगा? 5। तो ग्रेटिंग एलिमेंट तो तुम्हारा ये आ गया। क्या आ गया तुम्हारा? ये ग्रेटिंग एलिमेंट आ गया निकल के। इसके बाद पूछ रहा है वो व्हाट इज द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ द सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो आपको जिसको भी मैक्सिमा पता होगा लैम्डा बराबर कितना है? n बराबर 2। सेकंड की पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा के बराबर क्या होगा? ये निकल के आएगा। तो वहां से e प्लस बी साइन लैम्डा कुछ करके फॉर्मूला के मान निकालेंगे। तो वहां से तुम्हारा मान किसका आएगा? साइन लैम्डा यानी साइन थीटा का मान निकल के आएगा। जब थीटा का मान निकलेगा तो वहां से आपको डी थीटा निकालना है, वो आपको निकालना था। ये कैलकुलेटिव पार्ट था बहुत, ठीक है ना? कैसा था ये पार्ट? कैलकुलेटिव था। ये होता भी नहीं वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि रेडियन में वैल्यू पूछ रहा था। तो जिसका निकल गया वो ठीक है, बाकी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा थी। ये क्वेश्चन अच्छा था और इजी भी था। न्यूटन्स वलय का क्वेश्चन था, न्यूटन्स रिंग का। वो पूछ रहा है कि रेडियस पाई वी लैम्डा स्क्वायर कुछ ऐसा होता है फॉर्मूला। R1 R2 निकाल लेंगे। R1 R2 निकालेंगे तो वहां से वो पूछ रहा है कि लैम्डा 1 के कारण जो NV अदीप्त बनेगी, इस लैम्डा 1 के लिए क्या बनेगी? nth डार्क फ्रिंज जो बनेगी, और लैम्डा 2 के लिए n+1 कौन सी बनेगी? वही अदीप्ति बनेगी। यहां भी क्या है? डार्क बना है। ये दोनों क्या है? इनकी रेडियस क्या है तुम्हारा? ये दोनों क्या है? कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आप यहां से कर लेते क्या करके कि n लैम्डा 1 बराबर किसके लिए? इसके लिए R1 के लिए, और ये किसके लिए? इसके लिए। तो n1+1 ये किसके लिए आएगा? इसके भी डार्क 1 आएगा, ये लैम्डा 2 आएगा। तो यहां से हमें क्या करना था? मान रख के, ये मान रख के n1 का मान निकालना था। जब n1 का मान आता तो हमसे मान पूछ रहा था किसका? रेडियस L1 के लिए, ठीक है ना? तो सवाल तो सरल था, जिसको फॉर्मूला याद है वो हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो तुम्हारा हीलियम और नियॉन लेजर का है। हीलियम नियॉन लेजर का है। पूछ रहा था कौन सा स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा इसमें से राइट था। स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन पूछा था। इसमें कुछ ऑप्शन दिए थे कि जो 6348 एंगस्ट्रॉम आती है वो हीलियम के क्या आती है? एक्साइटेशन से आती है। गलत है। किससे आती है? नियॉन से। जितने भी ट्रांजिशन होते हैं इसके अंदर किसके थ्रू होते हैं? नियॉन गैस के लिए होते हैं। दूसरा क्या है कि सभी लेजर दृश्य क्षेत्र में आती हैं, यानी ऑल जो यहाँ पर ट्रांजिशन होते हैं वो सब किस में आते हैं? विजिबल में। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इसमें किस में आते हैं? इंफ्रारेड में भी आते हैं, IR में आते हैं। तीसरा क्या है इसमें कि कंटिन्यूअस क्या होता है तुम्हारा? वेव होता है। यानी ये वर्क कैसे करती है? कंटिन्यूअस करती है। जो आपकी रूबी लेजर होती है वो पल्स के रूप में करती है। किसके रूप में करती है? पल्स के रूप में करती है। जबकि ये किसके रूप में करती है? तुम्हारा कंटिन्यूअस वर्क करती है। यही इसमें क्या था? सही था। और चौथा तुम्हारा क्या था कि ऑप्टिकल पंपिंग होती है। नहीं, ऑप्टिकल पंपिंग नहीं होती इसके अंदर। ये आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है? या तो कॉलिजन होता है या एक्साइटेशन होता है, ठीक है ना? इसके थ्रू क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। इसमें क्या दिया था? ऑप्टिकल। तो करेक्ट पूछा था, तो करेक्ट कौन सा है तुम्हारा? कंटिन्यूअस वाला है। तो कंटिन्यूअस वाला तुम्हारा क्या होगा? सही होगा। ऐसे मैं बता रहा हूं, ऐसे सवाल थे तुम्हारे। ज्यादा लंबा क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा इसके अंदर, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए जो क्वेश्चन सरल थे। ये नहीं कि सर इसमें तो आपने 44-45 तक बताए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने किए। यानी ये जो क्वेश्चन है, ये इधर जो है, ये क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन थे जो हो रहे थे। हाँ, पेपर का प्रेशर होता है, बिल्कुल बात मान सकते हैं इस बात को कि पेपर में वहाँ एक अलग प्रेशर होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिलनी है, कुछ गलती नहीं हो। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन सरल थे। मान सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, लेकिन इसमें बहुत सारा पोर्शन थ्योरेटिकल भी था। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होने की वजह से तुम्हारा क्या हुआ? टाइम क्या हो गया? जो मैनेजमेंट था वो प्रॉपर वे में हो गया, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा क्या था? पेपर था। और बाकी तो 2-4 दिन में आंसर की आई रही है ऑफिशियल RPSC की, तो वो देख लेंगे। नहीं तो सर ने डाली हुई है वैसे भी, एसिंग सर ने। तो एसिंग सर ने डाल दिया है कट ऑफ, वो आंसर की तो आप उससे ही मिला लेंगे, उनका आंसर की और RPSC का सेम ही मिलेगा। तो मेरा तो यही था कि भाई पेपर इतना टफ नहीं था जितना बोला जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ भाई कि मुझसे साथी असहमत हो सकते हैं,
पर मैं ये कह रहा हूँ पेपर हार्ड नहीं था। पेपर का लेवल 2022, 2025 यानी 2024 की जो वैकेंसी और 2026 अगर इनकी तुलना करें तो इस साल तो पैटर्न चेंज हुआ था पहली बार, तो ये तो धक्का लगा था। इस बार तैयार थे, इस बार भी तैयार थे। हाँ, एमएससी वाला पोर्शन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया है, वो था, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई मुझे लगता है कि जीके में 35 क्वेश्चन बैठ रहे हैं आराम से। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ कि भाई एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग, इसे ना तो आप माने और ना आप मानेंगे कि भाई यही फाइनल है। मुझे लगता है कि जीएस वाला पोर्शन है उसमें तुम्हारे 35 क्वेश्चन है, और जो सब्जेक्ट का फिजिक्स का है इसमें आप 90 क्वेश्चन लगा लीजिए भाई, जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से 35 और 90, 90 और 35 तुम्हारा कितना होगा 5 और 120, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 2, कितना आएगा 250। कट ऑफ 250 के आसपास रहेगा इस बार जनरल का, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूँ कट ऑफ जनरल का 250 के आसपास रहेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कम जाएगा, कुछ भी लग रहा है कि 220, 215 के आसपास कट ऑफ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कट ऑफ 250 के आसपास रहेगी। इसमें से आप प्लस माइनस हाफ मार्क्स कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आप प्लस भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यही मेरा डिस्कशन था, मैं इसी बात को बोलना चाह रहा था कि भाई पेपर का लेवल था, मैंने पूरा पेपर देखा हुआ है और यही था भाई, है ना। तो कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, सच में बहुत अच्छे थे। जैसे एक पूछा था कि मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो पावर रेडिएशन का रेशियो आता है वो ओमेगा की घात के क्या समानुपाती आता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि पी मैग्नेटिक और पी इलेक्ट्रिक m0/c और यहाँ पे क्या आता है p0, इसका स्क्वायर आता है। और किसी वजह से फ्रीक्वेंसी तो आ ही नहीं रही, तो फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ जरूर आती है निकल के। करंट होता है, करंट का हम फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर सकते हैं, तो उसका आंसर ओमेगा की घात कितना आता है 2 निकल के आता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है ना। किसी को लगा हो कि ओमेगा की घात कितना आ रहा है तुम्हारा 0 आ रहा है ना, तो यहाँ मार्क्स आ गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन जिसको याद होगा, इसने कॉन्सेप्ट लगा दिया होगा, उसका हो गया होगा। तो मुझे लगता है कट ऑफ ये रहेगी जनरल के लिए 250 के आसपास, क्योंकि ये 35 क्वेश्चन के आसपास एवरेज निकला है, 90 क्वेश्चन निकल गए होंगे इसमें अब यार तो ये रहने वाला है, ये नहीं रहेगा मुझे पता है, ये तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जनरल का 220 और 225 के आसपास नहीं रहेगा, इससे 10-15 नंबर ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आगे है, 14 जून का आपको जीआईसी का एग्जाम है यूपी वाला, तो आप उसकी तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। जो सेकंड ग्रेड का है उस पर फोकस कीजिए, 1300-1400 जगह के आसपास है, और मुझे लगता है कि वहाँ 40-42% के आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है जनरल की, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इतनी जो पिछला वाला पेपर था उसमें 300 ही पोस्ट थी और 250 के आसपास ही बच्चे 2 गुने के लिए पास हुए। तो इस बार तो 1300 जगह है, कहाँ से भरेंगे, पेपर टफ आएगा, तो बहुत फायदा होगा। तो आप सभी लोग लग जाइए, तो जिनका अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात है, जिनके आंसर मिला लिए होंगे, जिनके आंसर बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, तो अपना कैटेगरी में देख लेना भाई, कैटेगरी का अनुमान नहीं लगा सकते, पर जनरल का इससे कम नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और आज के लिए इतना भाई, राधे राधे, ठीक है।